हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज के सेशन में। लास्ट लेक्चर में हमने वर्क एनर्जी, पावर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में सब कुछ स्टडी कर लिया था। उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी सोल्व कर दिए थे और मैं बच्चों आपको दिया था एनसीईआरटी का एक्सरसाइज होमवर्क के तौर पे घर से आपको सोल्व करने के लिए फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6.1 टू 6.10। ठीक है, तो आज एक एक करके उन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। एक ही लेक्चर में सारे क्वेश्चंस डिस्कस नहीं हो सकते हैं, 4-5 लेक्चर लेंगे क्वेश्चंस डिस्कस करने में। तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोलिजन वाले टॉपिक में चलेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 6.1। तो 6.1 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 6.1। 6.1 is saying that the sign of work done by force of on a body is important to understand। बिल्कुल देखिए साइन क्या है, वर्क डन का साइन वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अपने को मालूम है अगर वर्क डन पॉजिटिव होगा तो बॉडी का वेलोसिटी इंक्रीज होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा तो बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसलिए मतलब वर्क डन का साइन समझना तो बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट इसने ये बोला है। उसका बोल रहा है स्टेट केयरफुली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, स्टेट फॉलोइंग इफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर पॉजिटिव और निगेटिव। आप लोग ये एनसीईआरटी अपने सामने रख करके सोल्व करते जाइएगा तो आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब पहला केस क्या बोल रहा है, वर्क डन बाई अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ वेल बाई मीन्स ऑफ रोप टाइड टू द बकेट। ओके, तो देखिए बच्चों बोल रहा है कि एक आदमी है, वो क्या कर रहा है, वेल से पानी निकाल रहा है बकेट के हेल्प से। मान लीजिए ये जो है तो क्या है, ये बकेट है, सपोज दिस इज बकेट। और आदमी जो है वो क्या कर रहा है, पानी निकाल रहा है बकेट से, सपोज दिस इज मैन। ये ग्राउंड है, ये पुली यहाँ पे लगा हुआ है। अब ये पानी जब निकाल रहा है तो अपने से पूछ रहा है क्या कि ये पर्सन जो वर्क कर रहा है उसका वर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। ठीक है बच्चों, तो अगर पर्सन ने F फोर्स लगाया है तो बकेट के ऊपर ये फोर्स टेंशन के फॉर्म में लगेगा, F ऊपर की तरफ, और बकेट का डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है S ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय पर्सन ऑन बकेट एंड डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो दोनों का डायरेक्शन अगर सेम है तो W इक्वल टू क्या होता है, F डॉट एस इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। और जब डायरेक्शन सेम है बच्चों तो थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो एफ एस कॉस 0, कॉस 0 1 होता है तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है ना, यानी पर्सन जो बकेट के ऊपर फोर्स लगा रहा है उस फोर्स के कारण जो वर्क यहाँ पे हो रहा है दैट वर्क इज पॉजिटिव। सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन 6.1 का बी बोल रहा है वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन अबव क्वेश्चन। अब इस वाले केस में ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों मैं आपको पहले ही बता दिया हूं कि अगर बॉडी ऊपर जाएगा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी नेगेटिव, बॉडी नीचे जाएगा तो वर्क डन बाई ग्रेविटी पॉजिटिव। यहाँ पे तो बॉडी ऊपर जा रहा है। और ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर ये बकेट है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है और इसका वेट जो है mg वो कहाँ लग रहा है, वो नीचे लग रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो यहाँ पे वर्क इक्वल टू कितना होगा, F डॉट एस एंड दिस विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैं फैक्टर साइन गलती से लगा दिया, वो नहीं होना चाहिए। एंड दिस विल बी इक्वल टू F यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mg इंटू एस, और दोनों के बीच का एंगल कितना है 180, mgs cos 180। cos 180 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 180 का वैल्यू जो होता है -1। तो दिस फोर्स विल बी नेगेटिव, माइनस mgs, नेगेटिव वर्क डन। ये वर्क क्या होगा बच्चों, नेगेटिव वर्क डन होगा। ठीक है, तो केस 1 में फर्स्ट 6.1 के ए का आंसर हो गया पॉजिटिव, बी का आंसर हो गया नेगेटिव। सी वाले पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में बच्चों बोल रहा है वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन ए बॉडी स्लाइडिंग डाउन इंक्लाइन प्लेन। ओके, तो पार्ट सी कुछ ऐसा है कि एक इंक्लाइन प्लेन है, मान लीजिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा है, और रफ प्लेन है क्योंकि इसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट है, और एक बॉडी जो है वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है। बहुत बढ़िया। अब डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ है। अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं कि इस बॉडी के ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रहा होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो पीछे लगेगा
क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या करेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, बॉडी आगे डिस्प्लेस कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है 180 डिग्री। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, वर्क इक्वल्स टू एफ डॉट एस इक्वल्स टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस कितना 180। दोनों का डायरेक्शन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। एंड कॉस 180 कितना होता है -1 होता है, वो माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डॉट डिस्प्लेसमेंट। यानी बच्चों यहाँ पे जो वर्क आएगा थर्ड पार्ट में, दैट वर्क विल बी नेगेटिव। फर्स्ट पार्ट का पॉजिटिव वर्क, सेकेंड पार्ट का नेगेटिव वर्क, थर्ड पार्ट का भी नेगेटिव वर्क। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। Fourth part is that work done by an applied force on a body on a rough horizontal plane moving with constant velocity। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, समझ लीजिए जल्दी से। ये सभी आपको बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, वर्क डन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ये सभी क्वेश्चंस रखे हुए हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस पे एक बॉडी रखा हुआ है, एक्सटर्नल फोर्स एफ हम अप्लाई करके इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से खींच रहे हैं। यानी v का वैल्यू क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। जब v कांस्टेंट होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसे फ्रिक्शनल फोर्स भी पीछे की तरफ लग रहा होगा, और उस फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड इस एक्सटर्नल फोर्स एफ के इक्वल होगा, तभी तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है। एक तो सिंपल बात ये हो गई। हालांकि अपने को सोचा में नहीं पढ़ना, अपने सिंपल ये पूछ रहा है कि इस वाले फोर्स के कारण वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों अपने को मालूम है कि जिधर वेलोसिटी होगा उधर ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो वर्क विल बी इक्वल टू एफ डॉट एस इक्वल्स टू एफ एस कॉस जीरो। कॉस जीरो का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। ऐसे भी आप देख सकते हैं, जिधर फोर्स उधर डिस्प्लेसमेंट, इसलिए यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। एंड पार्ट ई इज सेइंग दैट वर्क डन बाय रिपल्सिव फोर्स resistive force of air on vibrating pendulum in bringing it to rest। ओके, मान लीजिए बच्चों एक पेंडुलम है, ये क्या करेगा, ये ऑसिलेट अपना करते रहेगा। जब ये ऑसिलेट करेगा तो इसको रोकने के लिए एयर फ्रिक्शन जो फोर्स इस पे अप्लाई करेगा वो वर्क पॉजिटिव है या नेगेटिव, अपने को ये फाइंड करना है। देखो बहुत आसान है, यहाँ पे इसके पास मैक्सिमम स्पीड होता है, जब इधर जाता है तो यहाँ पे जाकर के रुकता है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है, फिर रिटर्न आता है, फिर यहाँ पे जाकर के रुकता है। जब देखिए किसी भी पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लीजिए, मान लीजिए हम इस वाले पॉइंट को सिलेक्ट कर रहे हैं, और उस वक्त ये पेंडुलम जो है वो पेंडुलम बच्चों इधर की तरफ जा रहा है, तो जिधर मूव करेगा उधर डीएस का डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये हो गया। जिधर पेंडुलम मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो रहा होगा, यानी इस टाइम पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। एंड वी नो दैट एयर रेसिस्टेंस विल अपोज मोशन। एयर रेसिस्टेंस क्या करता है, मोशन का अपोज करता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है तो एयर रेसिस्टेंस का डायरेक्शन इसके अपोजिट होगा। तो यहाँ पे भी क्लियर दिख रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स आपस में एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी वर्क डन क्या होगा, तो वर्क डन बच्चों यहाँ पे भी निगेटिव होगा। समझ में आया ना। तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल थे। अपने को इस वाले क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या सीखना था, तो अपने को ये सीखना था कि किस केस में, गिवन में से किस केस में वर्क डन पॉजिटिव हो रहा है और किस केस में वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। केस 1 था कि एक बकेट है, उसको एक पर्सन क्या कर रहा है, ऊपर खींच रहा है, क्योंकि पानी से भरा हुआ है। अब पर्सन अगर बकेट को ऊपर खींचेगा तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव। केस 2 ये था कि अगर बकेट ऊपर जा रहा है तो वर्क डन में ग्रेविटी कितना होगा, तो बकेट तो ऊपर जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं, तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। केस 3 था कि एक ब्लॉक है, रफ सरफेस पर रखा हुआ है और स्लाइड करके नीचे आ रहा है, तो फ्रिक्शन का वर्क डन, तो स्लाइड करके नीचे आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर लग रहा है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, यहाँ पे भी वर्क डन क्या हो गया, नेगेटिव। अगला केस ये था कि एक रफ सरफेस है, उस पे एक ब्लॉक को हम कांस्टेंट फोर्स एफ से खींच रहे हैं और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो यहाँ पे बच्चों अपने से इस वाले फोर्स का वर्क डन पूछा है। जब इधर मूव कर रहा है, जिधर फोर्स लगाएंगे उधर ही मूव करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वही फोर्स का डायरेक्शन है, तो क्या होगा, पॉजिटिव। अगर इस क्वेश्चन में वर्क डन में फ्रिक्शन पूछ रहा था तो वो निगेटिव आता। क्यों, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे होता, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो वहां पे अपोजिट डायरेक्शन दोनों जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वर्क डन में फ्रिक्शन यहाँ पे निगेटिव होता है। एंड लास्ट वन इज एयर रेसिस्टेंस का वर्क डन यहाँ पूछ रहा था।
तो अपने को मालूम है एयर रेसिस्टेंस वेलोसिटी के अपोजिट होगा। जिधर वेलोसिटी होगा उधर डिस्प्लेसमेंट होगा। तो वेलोसिटी अगर इधर है मतलब डिस्प्लेसमेंट इधर है, और एयर रेसिस्टेंस वेलोसिटी के अपोजिट है मतलब नीचे है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए यहाँ पे वर्क डन भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। आई होप आप अब किसी भी सिचुएशन में आप देख करके जज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर वर्क जो हो रहा है वो वर्क पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। ओके बच्चों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6.2 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी को सोल्व करना। पॉइंट वाइज एक एक क्वेश्चन सोल्व किया कीजिए, एनसीईआरटी का एडिशनल भी सोल्व किया कीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 6.2 चैप्टर 6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2, ये बोल रहा है ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, ओके, मूविंग अंडर एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स 7 न्यूटन ऑन ए टेबल विथ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। ओके, चलिए बच्चों मान लेते हैं ये टेबल है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया, मतलब टेबल क्या है, रफ है। एक बॉडी है जिसका मास कितना है, 2 kg है। इनिशियली ये रेस्ट पे था, इनिशियली रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी u कितना है, 0 है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बच्चों म्यू के का वैल्यू दिया है 0.1। ठीक है, बोला ए बॉडी ऑफ मास 2 kg इनिशियली एट रेस्ट मूविंग अंडर एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स 7 न्यूटन ऑन टेबल विथ कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.1। जो हॉरिजॉन्टल फोर्स बच्चों हम लगा रहे हैं दैट इज 7 न्यूटन, यानी 7 न्यूटन का हमने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया है। अब क्या क्या पूछ रहा है, सबसे पहले पूछ रहा है वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में जो अप्लाइड फोर्स होगा वो कितना वर्क करेगा ये फाइंड करना है। सो सिंपल, ये जो फोर्स है ये 10 सेकेंड में कितना वर्क करेगा अपने को फाइंड करना है। अगर बच्चों अपने को मिल जाए कि 10 सेकेंड में ब्लॉक कितना डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स से अपने को मिल जाएगा वर्क डन। तो अपना पहला मोटिव होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक फाइंड कर लेते हैं 10 सेकेंड में। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे। नीचे क्या लगेगा, mg, mg का वैल्यू कितना होगा, 2 kg इंटू 10 यानी 20। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। पीछे क्या लगेगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। हालांकि ये नीचे वाले सरफेस से लगना चाहिए लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और आगे की तरफ क्या लग रहा है, 7 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ब्लॉक तो y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, मतलब समेशन फोर्सेज इन y शुड बी इक्वल टू 0। ऊपर वाला प्लस ले लीजिए, नीचे वाला माइनस ले लीजिए। n माइनस 20 इक्वल टू 0, n का वैल्यू आ गया 20। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होता है, तो म्यू इंटू एन या म्यू के इंटू एन। फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल टू म्यू के इंटू एन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। म्यू के का वैल्यू अपने को दिया हुआ कितना, 0.1, एंड नॉर्मल का वैल्यू दिया हुआ कितना, 20। तो 0.1 इंटू 20 कितना हो गया, 2 न्यूटन। गॉट इट, मेरे ख्याल सबको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, तो अपने को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मिल गया कितना, 2 न्यूटन। अब देखिए बच्चों, ये वाला जो फोर्स है ये है 2 न्यूटन, और उधर का जो फोर्स है वो है कितना, 7 न्यूटन। तो क्या अब एक्स डायरेक्शन में हम ब्लॉक का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, तो वेरी इजीली वी नो दैट समेशन ऑफ फोर्सेज इन एक्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स। इधर वाला फोर्स प्लस ले लीजिए, इधर वाला फोर्स माइनस ले लीजिए, तो कितना है, 7 माइनस 2 विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इज 2, और एक्सेलरेशन अपने को फाइंड करना है। तो यहाँ से मिल गया 5 इक्वल्स टू 2a, और यू कैन से दैट a इक्वल्स टू 5/2 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके बच्चों, मतलब अपने को मिल गया एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। अब अपने पास इनिशियल वेलोसिटी है, अपने पास एक्सेलरेशन है, अपने पास टाइम है 10 सेकेंड, तो क्या हम डिस्प्लेसमेंट नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसका यूज करेंगे, यूजिंग s इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो s तुम कितना हो जाओगे, u बोला मैं 0 हूँ, टाइम बोला मैं 10 हूँ, प्लस 1/2, a बोला मैं 2.5 हूँ, टाइम बोला मैं 10 हूँ। बहुत बढ़िया, चलो तुम सबको को सोल्व कर देते हैं। तुम हो गए 0 और तुम हो गए 2.5/2 इंटू 100, 10 का स्क्वायर 100, 100/2 50, तो 2.5 इंटू 50 कितना हो जाएगा,
25 बचे 125, 1 2 5, so this will be equal to 1 2 5, एक जीरो आएगा तो पॉइंट वहां पे जाएगा, तो इतना मीटर, यानी एस का वैल्यू मिल गया बच्चों अपने को कितना 125 मीटर। यानी अपने को अब ये मालूम चल गया है कि 10 सेकेंड में 2 kg वाला जो ब्लॉक है ये कितना डिस्प्लेस करेगा। और जब अपने को ये वाला टर्म मालूम चल गया तो उसके आगे काम तो बहुत आसान है। अब फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन क्या बोल रहा था, वर्क डन बाय दिस 7 न्यूटन फोर्स, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है एफ डॉट एस। क्या अपने को फोर्स मालूम है, यस 7 न्यूटन। क्या अपने को डिस्प्लेसमेंट मालूम है, यस इन दिस डायरेक्शन 125 मीटर एस का वैल्यू, तो ये हो गया 125। डायरेक्शन दोनों का सेम है तो एंगल 0 इंटू कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1, यानी 7 इंटू 125 कर लीजिए। 7 25 35, 7 14 15 16 17, 875 जूल। दिस इज वर्क डन बाय दिस 7 न्यूटन फोर्स इन 10 सेकंड। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 2 ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन इज सेइंग दैट वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन 10 सेकंड। फ्रिक्शन ने 10 सेकंड में कितना वर्क किया है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहां लग रहा है, पीछे लग रहा है, उसका वैल्यू कितना है, तो उसका वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 2 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कहां लग रहा है, आगे लग रहा है, उसका वैल्यू कितना है 125 मीटर। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एफ डॉट एस, जहां पे एफ की जगह पे क्या लेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डॉट एस। अब डिस्प्लेसमेंट आगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री, तो कॉस थीटा लिखते हैं तो कॉस आएगा 180। कॉस 180 होता है बच्चों -1, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 2 और डिस्प्लेसमेंट है 125। अब इसको जब आप सोल्व कीजिएगा, ये है 125, इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आंसर विल बी इक्वल टू -250 जूल, ठीक है ना। तो आंसर यहाँ पे नेगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आगे लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया नेगेटिव आ गया। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन। पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन इज सेइंग दैट वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन बॉडी इन 10 सेकेंड। यानी वर्क डन बाय नेट फोर्स, जितने भी फोर्सेस इस बॉडी पे लग रहे हैं उन सभी के कारण वर्क डन 10 सेकेंड में कितना होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो देख लीजिए आप लोग इस बॉडी पे फोर्स कितने लग रहे हैं। तो बच्चों फोर्स इस बॉडी पे 4 लग रहे हैं। एक लग रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दूसरा एक्सटर्नल फोर्स 7 न्यूटन, तीसरा नॉर्मल फोर्स, चौथा इट्स वेट। अब बात करेंगे नॉर्मल फोर्स एंड वेट की, तो डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल फोर्स एंड वेट बोथ आर एक्टिंग परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। और अगर फोर्स बच्चों डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है देन वर्क डन बाय दैट फोर्स क्या होता है 0 होता है। तो इन दोनों फोर्स ने तो कुछ काम किया नहीं, ठीक है। अब बच्चे ये फोर्स और इस फोर्स के कारण तो दोनों का वर्क डन हमने कैलकुलेट किया है, एक का वर्क डन पॉजिटिव आया है और दूसरे का वर्क डन क्या आया है निगेटिव आया है, ठीक है ना। एक फोर्स का बच्चों वर्क डन क्या आया है पॉजिटिव और दूसरे फोर्स का वर्क डन आया है निगेटिव। तो देखिए ये वाला वर्क पॉजिटिव है और ये वाला वर्क निगेटिव है, तो इसको बस अपने को जोड़ देना है। तो देयरफॉर थर्ड पार्ट में आ जाएगा अपना सी पार्ट में नेट वर्क इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स plus work done by force of friction. So work done by external force is 1875 joule and minus work done by friction is 250 joule. तो बहुत आसान है, इसको जो अपने कैलकुलेट कर लेना होगा। दिस विल बी इक्वल टू 5, 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा 2 एंड 8 में से 2 गया 625 जूल। दिस इज वर्क डन बाय नेट वर्क डन ऑन बॉडी। एंड नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड लास्ट पार्ट इज सेइंग दैट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इन 10 सेकेंड। यानी 10 सेकेंड में बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना से चेंज हुआ है। अब देखो बच्चों क्वेश्चन को धीरे धीरे कहां से कहां लेकर के चला गया है। अपने से पहले पूछा वर्क डन अलग अलग फोर्स के कारण, फिर पूछा नेट वर्क डन और अब पूछ रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम प्रिंसिपल क्या बोलता है, वर्क एनर्जी थ्योरम प्रिंसिपल बोलता है कि नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो लास्ट पार्ट में हम क्या कर रहे हैं यूजिंग वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है वर्क डन कौन सा नेट टोटल इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल।
तो वर्क डन टोटल कितना है 625। फाइनल कितना हो जाएगा 1/2 m इंटू वी फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/2 m इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी कितना था 0 था, तो इनिशियल वेलोसिटी अगर बच्चों यहाँ पे v की जगह पे 0 रख देंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो गया 0। तो ये कितना बचेगा 625 इक्वल टू 1/2 मास ऑफ बॉडी इज 2 kg एंड वी फाइनल अपने को फाइंड करना है। 2 से 2 कैंसिल, तो जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वी फाइनल कितना हो जाएगा √625। तो दिस इंप्लाइज यहाँ पे जब इसको सोल्व किया जाएगा तो वी फाइनल का वैल्यू आ जाएगा √625 दैट इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बच्चों एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। आज हमने क्वेश्चन नंबर 6.1 क्वेश्चन नंबर 6.2 किया। इन अपकमिंग लेक्चर्स हम और सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फिजिक्स सिलेक्शन।